जैसा कि मैं आप सबको समझा रहा था दोस्तों, बैंक क्या क्या काम करती है। कॉमर्शियल बैंक का मेन मोटिव प्रॉफिट करना होता है और कॉमर्शियल बैंक उसके लिए क्या काम करती है, तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, जिसको ज़रूर होती है उसको लोन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़। और क्या क्या काम करती है बैंक, तो आज हम और दो फंक्शन के बारे में समझने वाले हैं दोस्तों। उसमें आज मैं आपको जो फंक्शन के बारे में समझाने वाला हूँ वो आप सब लोग ज़्यादातर जानते हो, पेमेंट और विड्रॉल फैसिलिटीज़। अब दोस्तों पेमेंट और विड्रॉल फैसिलिटीज़ बैंक कैसे देती है हमें, तो हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और बैंक में से हम हमारे पैसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप सब लोग ज़्यादातर इस फंक्शन के बारे में जानते हो। आप में से कभी ना कभी किसी ना किसी ने बैंक से पैसे विड्रॉ किए होंगे, या तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बैंक के थ्रू पेमेंट किया होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो प्रैक्टिकली करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग है, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आप सलाह मशवरा कीजिए और उनसे आप पूछिए कि हमें बैंक का प्रैक्टिकली ये सब कुछ सीखना है। पैसे कैसे विड्रॉ होते हैं, कैसे बैंक के थ्रू पेमेंट होता है, चेक किस तरीके से दिए जाते हैं, कितने तरह के चेक होते हैं। दोस्तों जब हम किसी को चेक देते हैं तो हमारे अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और जिसको हमने चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। तो एक तरीके से बैंक ने क्या कर दिया, हमारा काम आसान कर दिया। हमें उसको पेमेंट करना था, बैंक ने हमारे बिहाफ में क्या कर दिया, जिस भी इंसान को हमें पेमेंट देना है उसको पेमेंट दे दिया बैंक ने हमारे बिहाफ पे। तो हम पेमेंट भी कर सकते हैं बैंक के थ्रू और विड्रॉल भी कर सकते हैं। और आज के ज़माने में जहां पर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं इतनी बढ़ गई है दोस्तों, तो ये काम बहुत ही आसान हो गया है। सिर्फ आपकी उंगलियों के इशारे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो या तो आपको पैसे आपके अकाउंट में मिल सकते हैं। तो दोस्तों एक है पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़। अब बैंक प्रोवाइड्स इजी पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, विड्रॉल स्लिप्स एंड ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर, एटीएम फैसिलिटीज़, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका मेन नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। शायद बुक में आपको कहीं पर ऑटोमेटिक टेलर मशीन लिखा होगा, लेकिन उसका सही नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग एटसेट्रा, इन सब माध्यमों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं और पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है ये सब तो प्रैक्टिकली सीखना बहुत ज़रूरी है। थियरी तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आपके जीवन में ये काम में आना चाहिए। इसीलिए आप अपने मम्मी पापा से बोलकर बैंक में उनके साथ जाकर ये सब कुछ ज़रूर सीखना दोस्तों। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आना चाहिए। तो अब यहाँ पर चेक, विड्रॉल स्लिप, देखो चेक से आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ भी कर सकते हो। चेक के ऊपर सेल्फ लिखकर, अगर हम बैंक में जाएंगे, हमारी ही बैंक में हम जाएंगे और ऊपर सेल्फ लिख देंगे तो हम वहाँ से पैसे क्या कर सकते हैं, चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। अगर चेक के थ्रू विड्रॉ नहीं करने हो तो विड्रॉल स्लिप होती है वहाँ पर, वो स्लिप हम लोग भरेंगे। वो स्लिप की एक जो छोटी पर्ची होती है वो हमारे पास रहती है, बड़ी पर्ची जो होती है वो दोनों में सिक्का वहाँ पर हमें लगा देते हैं। एक पर्ची हमारे पास रहती है, एक पर्ची उनके पास रहती है और वो हमें क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं। बैंक का हर एक काम लीगल होता है और प्रूफ के साथ होता है, इसलिए एक हिस्सा आपके पास रहता है, एक हिस्सा बैंक के पास रहता है। ड्राफ्ट, दोस्तों मुझे खास करके आपको डिमांड ड्राफ्ट समझाना है। आज का ये जो पेमेंट और विड्रॉल फैसिलिटी वाला जो फंक्शन है उसमें खास करके मुझे अगर आपको कोई टॉपिक समझाना है वो तो डिमांड ड्राफ्ट है। ध्यान से समझना दोस्तों, अगर किसी को फुल प्रूफ पेमेंट के साथ, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ पेमेंट करना है, या तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ हमें किसी से पैसे लेने हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट का। डिमांड ड्राफ्ट के लिए आप कोई भी बैंक में जा सकते हो। मान लो कि मुझे आपको, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे आपको 5,000 रुपये देने हैं। अब मान लो कि मैं 5,000 रुपये का चेक भी दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इनके पास पैसे है नहीं, लेकिन फिर भी ये चेक दे रहे हैं। ठीक है,
बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, होशियारी मार रहे हैं ब्रिजेश सर, बाकी इनके पास पैसे नहीं है 5,000 रुपये। तो अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप अनसेफ हो, चेक तो कोई ऐसे भी दे सकता है, अगर अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी कोई चेक तो दे सकता है, वो चेक बाउंस हो जाएगा। तो आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ क्या करना है, मुझसे पेमेंट ले लेना है कि ब्रिजेश सर ऐसा तो कैसा गफला करेंगे, हम पेमेंट लेकर ही रहेंगे। तो क्या है वो तरीका, वो तरीका है डिमांड ड्राफ्ट। आप मुझे बोलोगे ब्रिजेश सर आप क्या करो, आप डिमांड ड्राफ्ट निकलवाओ 5,000 रुपये का और हमें डिमांड ड्राफ्ट दो। तो चेक तो मैं खुद बना सकता था, अब डिमांड ड्राफ्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो डिमांड ड्राफ्ट के लिए मैं कोई भी बैंक में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा अकाउंट होना चाहिए, मैं कोई भी बैंक में जाकर, अब मैं बैंक में जाऊंगा, सपोज मान लो कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया, अब एसबीआई की किसी ब्रांच में मैं गया और वहां पर जाके मैं पहला सवाल पूछूंगा कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो उसके लिए मुझे कौन सी स्लिप भरनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए उनके पास भी प्रूफ होना चाहिए। अब वो लोग मुझे बोलेंगे कि ये कलर की स्लिप है, वहाँ से ले लो। अब जैसे ही मैं स्लिप लूँगा तो वहाँ पर दो साइड होते हैं। मैंने बोला ना दोस्तों, बैंक लीगली काम करती है, एक पर्ची हमारे पास रहती है, एक पर्ची उनके पास रहती है। तो डिमांड ड्राफ्ट की स्लिप मैंने ले ली, अब मुझे आपको पैसे देने हैं, तो मैं जो पे होगा उसमें आपका नाम लिखूंगा। अब आपका नाम मैंने लिख दिया, वहाँ पर 5,000 रुपीज़ का मुझे डिमांड ड्राफ्ट देना है आपको। तो मैं बैंक से पूछूंगा कि मुझे 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो मैं कितने अमाउंट यहाँ पर लिखूं। अब आप बोलोगे 5,000 का बनाना है तो 5,000 ही लिखोगे ना, नहीं, वो 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट मुझे कौन बना के दे रहे हैं, बैंक बना कर दे रहे हैं। तो बैंक ऐसे ही तो बना कर नहीं देंगे, बैंक भी अपना कमीशन लेती है। तो मैं वहां पर पूछने गया कि मैं डिमांड ड्राफ्ट 5,000 रुपये का बनाना है, तो मैं कितने रुपए यहाँ पर लिखूँ यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट की स्लिप में। अब वो मुझे बोल रहे हैं 5,050 रुपये, मुझे लिखना है 5,050 रुपये, पर उसमें से जो 50 रुपये है ना, वो दोस्तों बैंक का कमीशन है। तो मैं वहां पर लिखूंगा 5,050 रुपीज़ वर्ड्स में और नंबर्स में, दोनों में लिखूंगा, सारी डिटेल वहां पर, आपका नाम लिखूंगा, सारी डिटेल वहां पर मैं फिलअप कर दूंगा। उसके बाद मैं जो भी विंडो होगी, जो डिमांड ड्राफ्ट की स्लिप जहां पर एक्सेप्ट करते होंगे, वहां पर मैं जाऊंगा, उनको विड्रॉल स्लिप, वो जो डिमांड ड्राफ्ट की स्लिप है वो मैं उनको दे दूंगा, वो चेक करेंगे, मैं कैश दे दूंगा उनको 5,050 रुपये, मैं उनको कैश दे दूंगा 5,050 रुपये, या तो मेरा एसबीआई में अगर अकाउंट है तो मेरे अकाउंट से डिडक्ट करवा दूंगा। अब उसके बाद क्या करेगी बैंक, तो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं चेक देता तो वो चेक कहलाता, लेकिन बैंक मुझे चेक बनाकर दे रही है। कौन यहां पर चेक बनाकर दे रही है, बैंक मुझे चेक बनाकर दे रही है। तो डिमांड ड्राफ्ट इज अ चेक रिटन बाय द बैंक, डिमांड ड्राफ्ट इज अ चेक रिटन बाय द बैंक, पूरा कंप्यूटराइज्ड मुझे चेक बनाकर देंगे और उस चेक के ऊपर किसका नाम लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा। उस चेक के ऊपर आपका नाम लिखा होगा। मैंने वहां पर उनको पैसे दे दिए, 10-15 मिनट मुझे बोलेंगे कि आप वेट करो, हम आपको बना कर देते हैं। फिर आपका नाम लिखा हुआ 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट वो मुझे देंगे, चेक के जैसा ही होगा पर कंप्यूटराइज्ड होगा, सब कुछ प्रिंट होगा। तो जैसे ही मैं वो चेक लूंगा और उसके बाद जैसे ही मैं आपको दे दूंगा, तो आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाकर, डिमांड ड्राफ्ट मतलब क्या, जो बैंक ये इश्यू करती है, मैंने जहां पर मैं गया तो उस बैंक ने इश्यू किया, जो बैंक ये इश्यू करती है वो अपनी ही दूसरी ब्रांच को ऑर्डर देती है कि जब ये ड्राफ्ट आपके पास आए तो आपको उन्हें 5,000 रुपए कैश दे देने के, क्योंकि हमारे पास आ गए हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट इज अ ऑर्डर, एक बैंक दूसरे बैंक को देती है। अब मैं जैसे ही आपको 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दूंगा, तो आप किसी भी एसबीआई के ब्रांच में जाकर जैसे ही आप डिमांड ड्राफ्ट दोगे तो आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे। अब देखो दोस्तों, ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी हुई कि नहीं हुई। चेक बाउंस हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट, चेक बाउंस हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट नेवर बाउंसेस, डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होगा। और एक बात, अगर मान लो कि मैं अहमदाबाद से डिमांड ड्राफ्ट बना रहा हूं और आप मुंबई में हो, मैं अहमदाबाद की किसी एसबीआई की ब्रांच से डिमांड ड्राफ्ट बना रहा हूं और आप मुंबई की किसी एसबीआई ब्रांच में क्या कर रहे हो, उसको विड्रॉ कर रहे हो, तो उसको डिमांड ड्राफ्ट बोलेंगे। लेकिन मैं अहमदाबाद की एसबीआई ब्रांच में से डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहा हूं और आप अहमदाबाद की ही किसी और ब्रांच से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको पे ऑर्डर बोलेंगे।
एक ही सिटी में अगर डिमांड ड्राफ्ट विड्रॉ होता है तो उसको ड्राफ्ट, अगर विड्रॉ होता है तो उसको पे ऑर्डर बोलते हैं, और अलग अलग शहर में अगर वो विड्रॉ होता है तो उसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। यही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम ही है। आशा रखता हूं आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर पॉसिबल हो तो प्रैक्टिकल किसी को डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देना। आप ऐसा करना कि अगर आपका अपना अकाउंट हो तो अपने पापा को डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देना, ताकि इससे आपको पता चले कि डिमांड ड्राफ्ट कैसा होता है। बाद में वापस ले लेना आप, पर आप ऐसा कर सकते हो, प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में काम में आए इसलिए। तो अगर एक ही सिटी में ये विड्रॉ होता है, ठीक है, तो उसको पे ऑर्डर बोलते हैं, और अलग अलग सिटी में हो तो उसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एटीएम मशीन ज़्यादातर आप सब लोगों को आता होगा। अगर किसी को भी अभी भी नहीं आता है तो उसको एटीएम लेकर जाना चाहिए, और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वो पैसे क्या करने चाहिए, विड्रॉ करने चाहिए। पिन नंबर होता है, जैसे ही आप पिन नंबर 3-4 डिटेल होती है, आपको अपना पिन नंबर, कितना अमाउंट आपको वहाँ पर विड्रॉ करना है, आपको स्लिप चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब वहाँ पर सवाल पूछेंगे, और लास्ट में क्या मिलेगी आपको, उसमें से रसीद मिलेगी और पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉ और पेमेंट कर सकते हैं। हम पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं और किसी को क्या कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। बैंक हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। उसके बाद आज एक और फंक्शन समझाने वाला हूँ जिसका नाम है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बहुत ही मस्त टॉपिक है दोस्तों, और नॉलेजेबल टॉपिक है। कभी आपने सोचा है कि किसी एक बैंक जहाँ पर अकाउंट्स बहुत ज़्यादा है, और किसी एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर विड्रॉ करने बहुत सारे लोग आ गए, और बैंक को इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो बैंक क्या करेगी? बैंक कभी भी ऐसा नहीं बोल सकती है कि पैसे नहीं हैं, क्योंकि बैंक का मतलब ही क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फंड। अब जिसके पास इतना सारा पैसा हो वही बोल दे कि पैसा नहीं है, तो ये बैंक के लिए अच्छी बात नहीं। और अगर ऐसा होगा तो सब लोग बैंक में से पैसे उठाने के लिए वहाँ पर लाइन लग जाएगी, किसी को ट्रस्ट नहीं रहेगा बैंक के ऊपर, अगर कभी बैंक ऐसा बोल दे तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर बैंक के मैनेजर को, किसी भी बैंक की ब्रांच के मैनेजर को ऐसा लगता है कि आज हमें कैश की शॉर्टेज होने वाली है, तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत ही अपनी कैश की शॉर्टेज को फिलअप करने के लिए वो आरबीआई की एजेंसी का कांटेक्ट करते हैं। आरबीआई ने एक एजेंसी बनाई है कि जब भी किसी बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हम तुरंत ही क्या करेंगे, उनको मदद करेंगे। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नरोडा ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक निकोल ब्रांच है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नरोडा जो ब्रांच है, उनकी ब्रांच में कैश की शॉर्टेज होने वाली है, मैनेजर को पता चल गया है, ठीक है, कि भाई आज हमें कैश की शॉर्टेज होने वाली है। और एसबीआई जो निकोल वाली ब्रांच है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब ये जो नरोडा ब्रांच के जो मैनेजर है उनको पता चल गया कि 1-2 घंटे में शायद कैश की शॉर्टेज होने वाली है, तो पहले से ही आरबीआई की एजेंसी को क्या कर देंगे, कांटेक्ट कर देंगे कि हमें इतने रुपए चाहिए एक दिन के लिए। ज़्यादातर ये 24 घंटे के लिए ट्रांजैक्शन होते हैं, तो एक दिन के लिए हमें इतना कैश चाहिए, आप तुरंत ही हमें अरेंज करके दे दो। आरबीआई की एजेंसी क्या करेगी कि नज़दीक में ही कोई अगर बैंक है जहां पर कैश का सरप्लस पड़ा है, तो वहां से वो लोग कैश लेकर इनको कैश क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। अब मान लो कि आरबीआई जो है, वो आरबीआई की एजेंसी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकोल में कांटेक्ट करती है कि क्या आपके पास कैश पड़ा है, वो बोले हमारे पास बहुत सरप्लस पड़ा है। तो आरबीआई की एजेंसी क्या करेगी, उनके पास सरप्लस ले लेगी और नरोडा वाली ब्रांच को क्या कर देगी, पैसे दे देंगे। और फिर नरोडा वाली ब्रांच जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर या तो 24 घंटे के बाद वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट के साथ, एक दिन का भी इंटरेस्ट। देखो बैंक्स वाले किसी के सगे नहीं होते, यहाँ पर तो एक एक दिन, एक एक घंटे का इंटरेस्ट गिना जाता है। तो ये लोग क्या करेंगे, नरोडा वाले ब्रांच के जो मैनेजर, ये इंटरेस्ट के साथ आरबीआई की एजेंसी को पैसे दे देंगे, और वो जो आरबीआई की एजेंसी है वो भी इंटरेस्ट के साथ क्या करेंगे, मतलब जो उनको मिला है पैसा वो इंटरेस्ट के साथ ही, क्योंकि आरबीआई का तो मेन काम है लोगों का भरोसा बनाए रखना, लोगों की हितों की रक्षा करना, ठीक है। उसमें कोई आरबीआई प्रॉफिट नहीं कमाती। हाँ, आरबीआई भी प्रॉफिट करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है, पर उनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स उनके भी पास ऐसे जिसमें उनको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उनका मेन मोटिव होता है देश में स्थिरता लाना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। उनका मेन मोटिव कभी भी प्रॉफिट करना नहीं होता है, क्योंकि वो इंडिया के सेंट्रल बैंक है, मध्यस्थ बैंक है। मैंने बोला है आपको पर्दे के पीछे का हीरो आरबीआई, बाद में डिटेल में समझाऊंगा इसी चैप्टर में मैं आपको। तो
जो नरोडा वाली ब्रांच है वो इंटरेस्ट के साथ पैसे आरबीआई की एजेंसी को दे देगी और आरबीआई की एजेंसी ये पूरा पैसा 24 घंटे के बाद जो निकोल वाले ब्रांच है वहां पर पैसा दे देंगे। अब जब भी किसी बैंक को शॉर्टेज होती है पैसे की तो वो आरबीआई की एजेंसी के थ्रू दूसरी बैंक से पैसे उनको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ? दो बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। इसको बोलते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। जब दो बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो उसको बोलते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल अभी चल रहा होगा कि सर ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नरोडा वाली ब्रांच का जो मैनेजर है वो अगर निकोल वाली ब्रांच के मैनेजर को कांटेक्ट करके पैसे मंगवा ले और उसके बाद नरोडा वाली जो ब्रांच का मैनेजर है वो अपनी जबान से घूम जाए तो वो बोले काहे के पैसे, मैंने तो पैसे लिए ही नहीं है, तो वो निकोल वाली ब्रांच का मैनेजर बेचारा फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? क्योंकि वो उसके खुद के थोड़ी पैसे, वो तो पब्लिक के पैसे। तो इसलिए आरबीआई की एजेंसी के थ्रू ही ये सब होता है, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आपस में कभी भी ट्रांजैक्शन ऐसे होते नहीं हैं। आपको समझ में आया होगा क्यों आरबीआई की एजेंसी बीच में होती है, ताकि भरोसा बना रहे। और नरोडा वाली ब्रांच को तो ये भी नहीं पता होगा कि पैसे कहाँ से आए हैं और निकोल वाली ब्रांच के मैनेजर को ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी ब्रांच में हमारे पैसे गए हैं। इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रांजैक्शन करवा देती है आरबीआई। इसको बोलते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों ये जो 24 घंटे से कम के लिए एक बैंक दूसरी बैंक को मदद करती है थ्रू आरबीआई एजेंसी, तो इसको बोलेंगे क्या? कॉल मनी। क्या बोलते हैं इसको? कोई भी बैंक जब 24 घंटे के लिए जब दूसरी बैंक से पैसे लेती है तो उसको बोलते हैं कॉल मनी। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉल मनी रेट। क्या बोलते हैं उसको? कॉल मनी रेट। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि नहीं था? नया टॉपिक था कि नहीं था? ये दिमाग में आया होगा कि कभी कभी बैंकों को ऐसी शॉर्टेज हो तो क्या हो सकता है, तो इसका ये सॉल्यूशन है। दोस्तों एक और टॉपिक है जो यहाँ पर मैं कवर करना चाहता हूँ, यहाँ पर नहीं बताया आपकी बुक में। ये तो एक दिन के लिए ज़रूरत हुई, मान लो ऐसा हो 2 to 14 डेज के लिए कभी भी ज़रूरत पड़ी तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। एक बैंक दूसरी बैंक को मदद करेगी थ्रू आरबीआई की एजेंसी, डायरेक्ट तो कांटेक्ट में आएगी ही नहीं बैंक्स, थ्रू आरबीआई की एजेंसी ये लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को मदद करेंगे। पर अगर एक दिन के लिए पैसा लिया है तो कॉल मनी, और 2 to 14 डेज के लिए अगर इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। आशा रखता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। यहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ। इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू वन अनदर फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर बैंक्स एक दूसरे को क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय वन बैंक टू अनदर थ्रू द सेंट्रल बैंक। ध्यान से समझना दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है थ्रू द सेंट्रल बैंक, आरबीआई के थ्रू, इज कॉल्ड कॉल मनी। इसको बोलते हैं कॉल मनी। द इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल मनी रेट। जो कॉल मनी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं कॉल मनी रेट। दो फंक्शंस मैंने आप लोगों को समझाए, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको दो मेन जो इसके फंक्शंस थे, प्राइमरी फंक्शंस, ये भी प्राइमरी फंक्शंस ही है, पर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लेंडिंग, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू द नीडी पीपल। तो मैंने टोटल 4 फंक्शंस आपको समझाए। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक उसका कई गुना लोन दे सकती है। अगर सपोज मैं बैंक में 100 रुपये जमा करता हूँ तो बैंक उसके 1000 रुपये लोन दे सकती है। मेरे 100 रुपये में से 1000 रुपये लोन दे सकती है। सोचना कैसे हो सकता है? ये कोई मैजिक जादू नहीं है। ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आंसर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। एक काम होता है बैंक का क्रेडिट क्रिएशन, लेकिन आप भी अपने हिसाब से, आप भी अपने तरीके से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाऊंगा क्रेडिट क्रिएशन। आशा रखता हूँ आप लोगों को आज ये समझ में आया होगा। मैं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। आज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।